पॉलिटी की थर्ड लेक्चर है ये, ठीक है, करंट अफेयर्स का। लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने देखा होगा हमने एक एक साल के सारे करंट अफेयर्स रिपीट कर रहे हैं, तो उसका थर्ड लेक्चर है, ठीक है। शुरू करेंगे हम डीमोनेटाइजेशन की जजमेंट से। 2023 जनवरी में अभी डीमोनेटाइजेशन की जजमेंट आई थी, तो ये इस साल प्री के लिए, मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको याद होगा 2016 8 नवंबर रात को 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाइव आते हैं और 500 नोट को, 500 1000 के नोट को उन्होंने बैन कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नोटबंदी कर दी, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग जनवरी 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। तो आगे देखते हैं जजमेंट में क्या है, ठीक है। जो जजमेंट थी वो आई डिमोनेटाइजेशन के फेवर में 4:1 की रेशियो में, ठीक है। 4:1 की रेशियो में वो आई। अब जो 4 जज थे वो मेजोरिटी के जज थे, वो इसके फेवर में थे, बट एक जज ऐसा था जो माइनॉरिटी था, जो डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के आर्गुमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसलिए मेजोरिटी 4 जज मेजोरिटी में थे जो डिमोनेटाइजेशन के फेवर में थे, और एक जज था माइनॉरिटी में जो डिमोनेटाइजेशन के फेवर में नहीं था, ठीक है। अब जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो नोटबंदी हुई, जो सरकार ने की, वो उन्होंने किया सेक्शन 26 पार्ट 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 पार्ट 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट, जो गवर्नमेंट ने नोटबंदी करी, वो उन्होंने आरबीआई की एड और एडवाइस पे सेक्शन 26 पार्ट 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट पे करी, ठीक है। आरबीआई विल एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ नोट टू बी डिमोनेटाइज्ड। मतलब अगर गवर्नमेंट को नोटबंदी करनी है तो आरबीआई उनको एडवाइस देगा कि कौन कौन से नोट वो बंद कर सकते हैं, कौन कौन से नोट वो बैन कर सकते हैं, कौन कौन से नोट वो डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं। आरबीआई विल एड एंड एडवाइज देम, ठीक है। अपनी मर्जी से गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने, इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के, उसके आंसर क्या थे, उसकी बेसिस पे इसकी जजमेंट डिसाइड हुई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि जो ये नोटबंदी हुई, जिससे 500 और 1000 के नोट बैन किए गए, क्या ये कुछ ऐसा कर सकते थे कि गवर्नमेंट खाली 500 की कुछ सीरीज के नोट बैन कर दे, या 1000 की कुछ सीरीज के नोट बैन कर दे, या 50% नोट बैन कर दे, 500 1000 के 50% चलने दे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मेजॉरिटी जजेस ने, कि जो ऑल बैंक नोट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन कैन बी विड्रॉन, मतलब अगर गवर्नमेंट और आरबीआई चाहे तो वो कोई भी नोट मार्केट से विड्रॉ कर सकती है, कोई भी नोट वो डिमोनेटाइज कर सकती है, कोई भी नोट वो बंद कर सकती है, नोटबंदी कर सकती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट 500 के 1000 के आधे नोट बैन करती है, कुछ सीरीज के नोट बैन करती है, तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी, क्योस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट का डिसीजन सही था कि उसने 500 1000 के सारे नोट बैन किए, ठीक है। समझ आया, क्योस और कंफ्यूजन हो सकता था। अब जो माइनॉरिटी था, जो एक जज था, उसने बोला कि जो आरबीआई है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिल गई है, टू मच पावर, मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, पावर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के पास है, स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट से कुछ पूछा नहीं गया, ठीक है। कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं आया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एग्जीक्यूटिव ने खाली एक नोटिफिकेशन निकाल के नोटबंदी कर दी, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब जैसे जो गवर्नमेंट ने करा, नोटबंदी करी, अब गवर्नमेंट अगर नोटबंदी कर रही है तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर आंसर देना पड़ेगा इसके बारे में। जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये खाली पावर का सेंट्रलाइजेशन तो हुआ नहीं। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सुप्रीम कोर्ट के सामने, डिसीजन रिगार्डिंग डिमोनेटाइजेशन। अब जो ये पूछा गया कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया डिमोनेटाइजेशन का, वो कैसे लिया, इतनी अफरा तफरी में लिया, कैसे लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो गवर्नमेंट है उसने पहले आरबीआई से सेक्शन 26 पार्ट 2 की आरबीआई एक्ट के अंदर से उसने आरबीआई की एड और एडवाइस पर डिसीजन लिया, ठीक है। अब जैसे डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लिया ऑन द एडवाइस ऑफ आरबीआई। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर कीवर्ड मेंशन है, करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के अंदर, मतलब गवर्नमेंट जो है लोकसभा के अंदर आंसरेबल है, ठीक है। उसके बेसिस पे तो गवर्नमेंट आंसरेबल टू पार्लियामेंट है, तो ये एक पावर का एक जगह पे कलेक्शन नहीं है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट जो है जवाबदेही है इस देश के लोगों के साथ। अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है तो लोकसभा के अंदर उसको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनॉरिटी व्यू क्या था इस पे कि एक्सेसिव पावर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एक्सेस पावर मिल गई है, तो उसकी वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। जो बेसिकली जो माइनॉरिटी जज था उसका हर बात का आंसर एक ही था कि एक्सेसिव पावर, एक्सेसिव पावर। अब आप खुद सोचो, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन लिया, ठीक है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो जजमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब इस केस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू रखा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया ना।
अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन, अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी रिव्यू लगता है, आर्टिकल 13, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर भी आंसरेबल है। गवर्नमेंट खाली लोकसभा को आंसरेबल नहीं है, लोगों को आंसरेबल नहीं है, गवर्नमेंट साथ साथ जुडिशरी को भी आंसरेबल है, ठीक है। साथ में जो गवर्नर है पार्लियामेंट में तो रिस्पॉन्सिबल है ही आर्टिकल 75 से, ठीक है। आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन लोकसभा, ठीक है। आपको समझ आया, जुडिशियल रिव्यू भी लग सकता है और गवर्नमेंट लोकसभा को भी आंसरेबल है। जो हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जब एग्जीक्यूटिव ने एक डिसीजन लिया तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के सामने भी रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशरी भी उसको कटघरे में खड़ा करेगी, साथ में लेजिस्लेचर भी उसको कटघरे में खड़ा करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, इसकी पावर एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। अगर कोई भी एक पिलर गलत काम करता है तो वो बाकी के 2 पिलर को रिस्पॉन्सिबल है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। प्री के अंदर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है, इसका मेंस के अंदर भी निकल सकता है, ठीक है। अब थर्ड आता है कि रैंडम डिसीजन था। एक दिन मोदी जी उठे, उन्होंने कहा कि आज शाम को नोटबंदी करेंगे। सबको ऐसा लगा कि ये रैंडम डिसीजन था, मगर कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पिछले 6 महीने से आरबीआई के साथ उनकी डिस्कशन चल रही थी। सेक्शन 26 पार्ट 2 ऑफ द आरबीआई के तहत पिछले 6 महीने से गवर्नमेंट ने आरबीआई की एडवाइस पे नोटबंदी करी, ठीक है। 6 मंथ डिस्कशन आरबीआई टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो इसमें गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि इसकी जो सीक्रेसी थी, जो पब्लिक डोमेन से आगे छुपा के रखा गया हुआ था, ताकि इसकी ढंग से इंप्लीमेंटेशन हो सके, जो इसका यूज है वो पब्लिक में ढंग से हो सके। अगर गवर्नमेंट पहले ही अगर इसकी सीक्रेसी निकाल देगी तो उसका फायदा क्या होगा। अगर हम नोटबंदी कर रहे हैं किसी रीजन से कर रहे हैं ना, हम चाहते थे कि टेररिस्ट का सारा पैसा जीरो हो जाए, जो ये फेक करेंसी इंडियन इकोनॉमी में हर बार डाली जाती है वो बंद हो जाए, तो उसको बंद करने के लिए सीक्रेसी बनाना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब माइनॉरिटी व्यू क्या हुआ, उन्होंने बोला ये इलीगल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले लॉ लाना चाहिए था, एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था, उसके बाद उनको नोटबंदी करनी चाहिए थी। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर लॉ ले आएंगे तो उसका फायदा क्या होगा, हर जगह तो बात खुल जाएगी, नोटबंदी करने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। अब आप एक बात देखो, जो इसके अंदर सीक्रेसी थी, एक सीक्रेसी टर्म यूज किया ना कि गवर्नमेंट ने ये सीक्रेसी मेंटेन करी। अब जो सीक्रेसी है वो हमारा शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, शेड्यूल 3। इसके अंदर आता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। जो कोई भी एमपी अगर कल को मिनिस्टर बनता है तो उसको 2 ओथ लेनी पड़ती है, ओथ ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की ओथ, और दूसरा एक सीक्रेसी की ओथ ऑफ द सीक्रेसी। मतलब उसको जो ऑफिस की सीक्रेसी है मेंटेन करके रखनी है, ताकि आगे जाके उसका पब्लिक का बेनिफिशियल हो सके, कोई मिसयूज ना हो सके, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो सीक्रेसी है, ओथ सीक्रेसी, वो शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी जी थे, राजनाथ सिंह थे, इन सब ने अपना ऑथ ऑफ सीक्रेसी का पालन किया, ऑथ ऑफ सीक्रेसी को फॉलो किया, उन्होंने पब्लिक डोमेन में पहले ही न्यूज नहीं आने दी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करती है, अगर गवर्नमेंट की किसी लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगा, तो सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट पास कर रही है तो वो 4-5 चीजों से ग्राउंड पे उस पर टेस्टिंग की जाती है, उसको बोला जाता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। आजकल आपने लास्ट 2-3 साल के अगर यूपीएससी के पेपर देखे होंगे, यूपीएससी उसके अंदर साफ साफ डॉक्ट्रिन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर। वैसे ही ये भी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उसके लिए, ठीक है। अब पहला, अगर कोई भी गवर्नमेंट का अगर कोई भी लॉ गवर्नमेंट ने पास किया, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, जुडिशियल रिव्यू लगा है, सबसे पहले उसको ग्राउंड देखा जाएगा पर्पस, कि जो गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया उसका पर्पस क्या है, ठीक है। जैसे 370 हटाई है, नोटबंदी करी, इसका पर्पस क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि पर्पस ठीक है, तो आगे जाके वो टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको वो पास कर देंगे, नहीं तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और दूसरा आता है रैशनल कनेक्शन विद पर्पस, कि मतलब जो लास्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो उसको सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। कि मतलब खाली गवर्नमेंट ने ऐसे ही पास कर दिया। अगर नोटबंदी हुई, नोटबंदी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, एक तो ब्लैक मनी, टेररिज्म,
अगर ये मुद्दे सर्व हो रहे हैं तो काफी बड़ी मुद्दे हमारे देश के सॉल्व हो रहे हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, जो डिमोनेटाइजेशन था वो इस एक्ट को सर्व कर रहा था, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पास कर रहा था। नेसेसिटी मतलब अगर जरूरी था भी या नहीं था। आपको पता है 2016 से पहले हमारे देश के अंदर फेक करेंसी बहुत बड़ा मुद्दा था, इसलिए नेसेसिटी बहुत ज्यादा जरूरी थी। एक्शन इज बैलेंस और नॉट, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है और गवर्नमेंट के पास कोई पावर एक्स्ट्रा पावर तो नहीं आ रही, गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे, ठीक है, सेंट्रलिटी ऑफ पावर तो नहीं हो रही। अगर ये सब नहीं हो रहा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर नहीं होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो समझ आया टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट पास करती है तो पहले ये सारे ग्राउंड्स पे फोकस करती है कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पास हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये पूछा सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन और पूछा गया कि जो टाइम नोट बदलने के लिए दिया गया था वो टाइम इनफ था या नहीं था। मतलब जो आप लोगों मेरे को जो टाइम चेंज करने के लिए, नोट चेंज करने के लिए टाइम दिया गया वो इनफ था या नहीं था। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी, 31 दिसंबर तक सबको टाइम मिला था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब 1978 में नोटबंदी हुई थी, 1978 में जब नोटबंदी हुई थी उसमें खाली 3 दिन मिले थे नोट एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, मगर इस बार 2016 में 52 डेज मिले थे, ठीक है। मतलब टाइम तो इनफ था, अगर किसी ने नोट बदलवाने तो आराम से बदलवा सकता था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या आया, डिड आरबीआई हैज द पावर टू एक्सेप्ट द डिमोनेटाइजेशन नोट्स बियॉन्ड द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब क्या आरबीआई के पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम था, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया नोट बदलवाने के लिए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट आती है स्पेसिफाइड बैंक नोट एक्ट 2017, जो गवर्नमेंट ने नोटबंदी करी वो इसी एक्ट के थ्रू करी थी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लोगों को ग्रेस पीरियड दिया गया था, कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स को जो देश के अंदर नहीं थे। मान लो कि कोई बंदा बाहर जॉब करता है, वो नहीं इंडिया आ सकता उस समय, या उस टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद आके तो नोट बदलवा सकता था, ठीक है। या कोई गरीब बंदा अगर बीमार है तो उसको भी नोट बदलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, ग्रेस पीरियड्स वर गिवन टू सर्टेन इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 14 का इंपीचमेंट है, आर्टिकल 14 का मिसयूज हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं है ये, समझ आया यहां तक। तो ये थी डिमोनेटाइजेशन की जजमेंट, ठीक है। ये हमारा नई वेबसाइट krishna.is.in की वेबसाइट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाई थी। इस वीक इसके अंदर नए बैचेस शुरू हुए हैं, अभी सभी बैचेस के ऊपर 50% ऑफ है, ठीक है। तो फटाफट जाके खुद को रजिस्टर करिए और एनरोल करिए, ठीक है। और सारे क्लास नोट्स, सारी डेली की व्लॉग सब कुछ अपडेट किया जाएगा krishna.is.in, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मेंशन है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे डेलीगेटेड का मतलब क्या होता है। डेलीगेटेड का मतलब होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना, मतलब मेरा कोई काम मेरे बिहाफ पे कोई और करेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग। जो लॉ मेकिंग का काम है, जो लॉ बनाने का काम है, वो किसका काम है, लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है। लेजिस्लेचर में आपका पार्लियामेंट भी आ गया और स्टेट लेजिस्लेशन भी आ गया। तो लॉ मेकिंग हुआ फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, दोनों लॉ बनाते हैं। अब गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम बनाई, मनरेगा स्कीम बनाई। मनरेगा स्कीम के अंदर क्या होता है, 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। गवर्नमेंट ने मोटा मोटा बता दिया कि 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी गरीब लोगों को, ठीक है। बट उसके अंदर कई छोटे छोटे काम भी होते हैं, जैसे टाइम क्या होगा एक वर्कर के आने का, उसको सैलरी कौन सी डेट को मिलेगी, ठीक है। साथ में जो किन बंदों को पहले काम मिलेगा, कौन से बेसिस पे ग्रुप डिसाइड होंगे, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब काम गवर्नमेंट अपने लॉ के अंदर मेंशन नहीं करती, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट उसको अपने बिहाफ पे काम करने की परमिशन देती है। गवर्नमेंट जो लॉ बनाया मनरेगा उसके अंदर गवर्नमेंट लिखेगी कि हमने ये लॉ बना दिया है, अब इसकी बाकी जो बची काम है वो सारा काम हमारे बिहाफ पे एग्जीक्यूटिव करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको याद होगा फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एक्ट आई, ठीक है। अब उसके अंदर राशन की दुकान टाइम कितने बजे खुलेगी, दुकान का टाइम खुलने का टाइम क्या होगा,
राशन का जो मेजर जो मेजिन का राशन मेजर करने की जो मशीन यूज होगी वो कौन सी होगी, ठीक है। डाटा जो अपडेट होगा एक बंदे को कितना राशन मिल गया है वो कब डिसाइड होगा, अगर राशन कौन सी डेट को मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा। अब ये काम पार्लियामेंट बैठ के डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये काम पार्लियामेंट बेसिकली एग्जीक्यूटिव से कराएगा। गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे, अपने डेलीगेशन पे एग्जीक्यूटिव को यानी कुछ ऑफिसर्स को, कुछ सेक्रेटरी को अपना काम करने का मौका देगा कि आपको ये हमने मोटा मोटा हिसाब लगा दिया है, अब आप छोटे छोटे रूल्स बना के लोगों को काम कर दो, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बातें होंगी वो पार्लियामेंट करेगा, जो छोटी छोटी बातें होंगी वो एग्जीक्यूटिव करेगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट हर सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका मतलब यही है जिस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कि लेजिस्लेशन के नाम पे लेजिस्लेचर की जगह जो काम है थोड़ा बहुत काम एग्जीक्यूटिव करेगा, ठीक है। अब 1973 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, जजमेंट का नाम आपको याद नहीं रखना। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसने बोला कि विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सेस होगा वो गलत हो जाएगा काम। अब ऐसा नहीं है ना कल को गवर्नमेंट बोले हम तो पार्लियामेंट के जाके खाली बैठेंगे, सारा काम एग्जीक्यूटिव करेगा, वो बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम होना चाहिए, ठीक है। और एक्सेसिव डेलीगेशन शुड बी अवॉइडेड, मतलब बहुत ज्यादा काम उनको देना अपने बिहाफ पे अवॉइड करना चाहिए। गवर्नमेंट मोटे मोटे रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी, जो ऑपरेशनल के काम है ऑपरेशनल डिटेल्स, ठीक है, जो रूल हो गया वो काम करेगा एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब एक सेक्रेटरी है या कोई बंदा आईएएस है आईपीएस है, वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे रूल्स बना सकता है, लोगों के साथ ठीक से काम करने की गवर्नमेंट की स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो वो काम हो जाता है एग्जीक्यूटिव का, टू मेक लॉ और ऑपरेशनल डिटेल्स, ठीक है। तो ये था डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू। चैनल को लाइक जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।